गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो वेलकम आप सबका आज के हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेशन में। अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास एब्रप्टली बंद हो गई थी किसी टेक्निकल एरर की वजह से। मैं आपको डीएससी का लाइव प्रैक्टिकल दिखा रहा था एंड क्या हुआ, वो लाइव सेशन गलती से बंद हो गया था। ठीक है ना। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहां से वो सेशन क्लोज हुआ था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जीएसटी की साइट थोड़ी डाउन चल रही है बच्चों, तो उसका प्रैक्टिकल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कोशिश करता हूँ, अगर साइट अपग्रेड हो गई तो दिखाता हूँ। तो हम ये चार्ट पढ़ रहे थे बच्चों, ये चार्ट मैंने आपको पूरा समझाया था, एक बार रिवाइज भी करवा देता हूँ। कि मान लो मिस्टर एक्स को एक आरओसी के पास कंपनी रजिस्टर करानी थी, तो उसने एक प्रोफेशनल को हायर करा कि मेरे बिहाफ पे ये सारा काम करवा दो। प्रोफेशनल ने कहा जी सबसे पहले डीएससी लेना पड़ेगा। डीएससी मींस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, क्योंकि कंपनी बनाने का प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है। और ऑनलाइन क्यों कर पाए हम, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हमें एम्पावर करता है। तो डीएससी मुझे सर्टिफाइंग अथॉरिटी से मिलेगा, मैं डीएससी लूंगा। सर्टिफाइंग अथॉरिटी उस डीएससी की दो कीज बनाएगी, बिल्कुल सेम सेम, एक प्राइवेट की एक पब्लिक की। प्राइवेट की तो आपको दे देगी, मुझे दे देगी, यूज करो। और पब्लिक की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अपलोड कर देगी कि जाओ जब भी प्राइवेट की का कोई सिग्नेचर आए तो उसे वेरीफाई कर देना। मैं उस प्राइवेट की को यूज करके सारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, जिसे ई फॉर्म बोलते हैं, ऑथेंटिकेट करूंगा, उसे सबमिट कर दूंगा आरओसी के पास। आरओसी अब उस पब्लिक की मदद से वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, एंड अगर सब कुछ ओके निकला तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इशू कर देगा। क्या बात समझ में आती है। तो इसमें हमने कुछ बातें पढ़ी थी। जो पर्सन डॉक्यूमेंट सेंड करता है उसे बोलते हैं ओरिजिनेटर, जिसको सेंड करे जाते हैं उसे बोलते हैं एड्रेसी। अगर इन दोनों के बिहाफ में कोई थर्ड पार्टी एक्ट कर रही है तो उसे बोलते हैं इंटरमीडियरी। तो यहाँ मिस्टर एक्स से ओरिजिनेटर, मिस्टर आरओसी वाले थे एड्रेसी, और मिस्टर प्रोफेशनल थे इंटरमीडियरी। अच्छा, डीएससी की दो कीज, प्राइवेट की पब्लिक की। क्या बात समझ में आती है। अब इस पूरे चार्ट की डेफिनेशंस हमें पढ़नी थी, जो मुझे पिछली क्लास में करवानी थी, बट एब्रप्टली बंद होने की वजह से सेशन मैं नहीं करवा पाया। मैं डेफिनेशंस लिख के आया हूं, आप फटाफट बस उनका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपके सामने रीड आउट करूंगा, आप उसे समझो। एक बार ये जूम इन देख लेते हैं, कितने पे व्यू चल रहा है हमारा जूम इन का। कहाँ गया जूम इन, जूम इन, जूम इन, 73। हमें 90% चाहिए होता है। चलो, तो अच्छा, अगर इस सेशन का पिछली क्लास में कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया था तो प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, पूरा सेशन आपके सामने है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये सेशन, ये वाला जो पूरा टॉपिक था ये खत्म हो गया था। अब इसके ऊपर डेफिनेशंस करनी थी। आ जाओ डेफिनेशंस पर। देखो भाई, डेफिनेशंस पहली तीन, ओरिजिनेटर, एड्रेसी एंड इंटरमीडियरी। ओरिजिनेटर, एड्रेसी एंड इंटरमीडियरी, समझना, आपको ऊपर ही बता दिया। ओरिजिनेटर वो पर्सन है जिसके बिहाफ पर, सॉरी सॉरी सॉरी, ओरिजिनेटर वो पर्सन है जो खुद क्या करता है, डॉक्यूमेंट सेंड करता है, जनरेट करता है या ट्रांसमिट करता है, तीनों एक ही बातें हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बट डू नॉट इंक्लूड इंटरमीडियरी। इसकी डेफिनेशन में इंटरमीडियरी इंक्लूड मत करना। ठीक है। एड्रेसी वो पर्सन है जिसको इंटेंड करा है ओरिजिनेटर ने कि भैया आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, यू आर द रिसिप्टेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, वो एड्रेसी है। जैसे हमारे केस में डॉक्यूमेंट सेंड कौन कर रहा था, मिस्टर एक्स। किसको सेंड कर रहा था, आरओसी, आरओसी एड्रेसी। अच्छा, अब इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी विद रिस्पेक्ट टू एनी ई डॉक्यूमेंट, अ पर्सन हु ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, यानी ऐसा पर्सन जो किसी और के बिहाफ पर क्या क्या करता है, या तो रिसीव करता है, या सेंड करता है, या ट्रांसमिट करता है मैसेज, और प्रोवाइड एनी अदर सर्विस, उसे बोलते हैं इंटरमीडियरी। जो हमारे केस में बच्चों इंटरमीडियरी कौन था, इंटरमीडियरी था हमारे केस में एक प्रोफेशनल, एक सीए, सीएस, सीएमए, लॉयर, या ऐसा कोई प्रोफेशनल। ठीक है ना, और भी कोई इंटरमीडियरी बन सकता है। अगली डेफिनेशन थी बच्चों सर्टिफाइंग अथॉरिटी।
सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन होती है, आप सबको बताया था। सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो पर्सन है, वो अथॉरिटी है जिसको लाइसेंस मिला हुआ है क्या करने का, डीएससी इशू करने का। जिसको लाइसेंस मिला हुआ है क्या करने का, डीएससी इशू करने का। लाइसेंस किससे मिलता है, कितने टाइम के लिए मिलता है, कब वो एक्सपायर हो जाता है, कब वो रिन्यू होता है, पूरे प्रोविजंस गिवन है आईटी एक्ट में, हमें पढ़ने हैं। वी विल स्टडी इन द कमिंग सेशंस। आगे आ जाओ। अब जो डेफिनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है, बच्चे कभी कभार टेक्निकली फंस जाते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, आप टेंशन मत लो। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, रिपीट करो मेरे साथ, क्लास में बैठे बैठे, घर पे बैठे बैठे। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, ठीक है ना, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, समझा समझा समझा। ये एक सिस्टम है सिक्योर की पेयर, ये एक सिस्टम है ऑफ सिक्योर की पेयर, एक सिक्योर की पेयर का सिस्टम है कंसिस्टिंग ऑफ प्राइवेट की एंड पब्लिक की। आप सब जानते हो दो कीज बनती हैं, इन दोनों के सिस्टम को कहते हैं एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, जिसमें प्राइवेट की डिजिटल सिग्नेचर बनाने के काम आती है, बनाती है डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर बनाती है, और पब्लिक की उस डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने के काम आती है। फिर से समझना, इट इज अ सिक्योर, एक सिक्योर्ड की पेयर है प्राइवेट की पब्लिक की का, जहां पे प्राइवेट की डिजिटल सिग्नेचर बनाती है और पब्लिक की उस डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करती है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे डीएससी क्या होता है। अरे भाई समझो, समझो, अगर आप डीएससी में कंफ्यूज हो रहे हो तो समझो, मैं आपको फिर एक बार बताता हूं। भाई डीएससी आपके फिजिकल सिग्नेचर की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है, ये मान के चलो। फिजिकल सिग्नेचर इज एनक्रिप्टेड इनटू पेन ड्राइव एज डिजिटल सिग्नेचर। उसका सर्टिफिकेट जो उसकी पेन ड्राइव मिलती है ना, उसे बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये डीएससी जो काम करता है, किस प्रोविजंस में काम करता है, टेक्निकल उस वर्ड का मतलब क्या है, उस वर्ड का कहते हैं एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। यानी कि आप शॉर्ट में ये कह सकते हो कि डीएससी वर्क्स ऑन asymmetric crypto system और डीएससी कंटेन्स asymmetric crypto system। अब इस asymmetric crypto system में क्या है, दो बातें, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप कंफ्यूज मत होना सर, डीएससी भी तो एक ही चीज है भैया। ए डीएससी पर, डीएससी जिस चीज को यूज करता है उसका नाम है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, यानी कि एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम ही वो है जो डीएससी बनाता है, ठीक है ना। और ये बात तो आप सब जानते हो, डीएससी हमें देता कौन है, एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि सर सर्टिफाइंग अथॉरिटी एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का यूज करते हुए डीएससी बनाती है, दो कीज बनाती है, प्राइवेट की हमें दे देती है, प्राइवेट की होती है किसके पास, यूजर के पास सर, हमारे पास, और पब्लिक की होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जिस डिपार्टमेंट में आप सबमिट कर रहे हो डॉक्यूमेंट। फटाफट डेफिनेशंस का स्क्रीनशॉट ले लो। आपने आई गेस इन तीनों का तो ले ही लिया होगा, अगर नहीं लिया तो ले लो। ये फर्स्ट थ्री डेफिनेशंस हैं। ओरिजिनेटर, एड्रेसी, इंटरमीडियरी। आपको जो नोट्स मिले हैं, जो मॉड्यूल है, उसमें भी डेफिनेशन है, फिक्र मत करो, मैंने थोड़ा सा बस अपनी लैंग्वेज में लिखवाया है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आगे आ जाओ, अगला ले लो, सर्टिफाइंग अथॉरिटी और एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम बच्चे बहुत ज्यादा इसे डीएससी के साथ कंफ्यूज करते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ। डीएससी का सिस्टम इस एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम को यूज करता है, और ये है मैंने वो जो समझाया आपको कि भैया डीएससी कंटेन्स एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम व्हिच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पब्लिक की एंड प्राइवेट की, राइट। ये हमारा पिछले सेशन का काम खत्म होता है जो एब्रप्टली बंद हो गया था
ठीक है ना, और पेंडिंग रह गया था। अभी पिछले सेशन में मुझे और भी बातें करवानी थी, वो मैं इसी सेशन में अब कंप्लीट करता हूँ पूरी की पूरी, और फिर मैं इस सेशन को बंद करूंगा, नेक्स्ट सेशन से नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अभी इसी चार्ट से जुड़ी हुई और बातें पढ़नी है। अब समझना बिल्कुल ध्यान से, अब आप ध्यान लगाना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटे से टॉपिक है, बताने जा रहा हूं। समझना बच्चों, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। बच्चों ये है मिस्टर एक्स। ये कौन है बच्चों? मिस्टर एक्स एक टैक्स पेयर है। क्या भरते हैं? इनकम टैक्स भरते हैं। तो आपको पता है हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है ना, हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है ना, किस एक्ट के थ्रू इनकम टैक्स भरा जाता है? कौन सा एक्ट कहता है इनकम टैक्स भरने के लिए, वो भी सुनो। एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो इसको भी शॉर्ट में आप आईटी एक्ट कह सकते हो। आपको क्या लगता है जब इनकम टैक्स भरना होता है तो बस अपनी मर्जी आई, जितना मन करा उतना भर दिया? आज मेरा मन करा इस साल 100 रुपए भरने का, 100 रुपए भर दिया। अगले साल 200 भरने का मन करा, 200 भर दिया। अगले साल 500 भरने का मन करा, 500 भर दिया। ऐसा होता है? नो। इनकम टैक्स भरने के लिए प्रॉपर प्रोविजंस हैं। इनकम टैक्स एक्ट प्रॉपर प्रोविजंस बताता है, जैसे कि भैया आप क्या करोगे, आप इनकम टैक्स भरने से पहले अपने पूरे साल की बनाओ बीएसपीएल। सर बीएसपीएल स्टैंड फॉर बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बीएसपीएल बनाओ। जब बीएसपीएल बना लो तो सीओआई बनाना। सर सीओआई स्टैंड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। थर्ड, और जब आप इनकम टैक्स भरने लगोगे तो भैया इनकम टैक्स की रिसीट मिलेगी, वो भी अपने पास संभाल के रखना, कल को मैं वेरिफिकेशन के लिए मंगा सकता हूं। और फोर्थ, क्या करना, सारे के सारे रिटर्न्स की क्या करना, एक कॉपी रखना। सारे के सारे रिटर्न्स की क्या रखना है? एक कॉपी रखना। आपको ये 4 डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं इनकम टैक्स भरते हुए। क्या क्या? फिर से बता रहा हूं। पहले तो बैलेंस बीएसपीएल बनाओ, उस बीएसपीएल की मदद से सीओआई बनाओ। सीओआई बनाने के बाद जितना टैक्स बनता है उसकी सबमिशन करने के बाद रिसिप्ट रखना, और रिटर्न फाइल होती है, फिर रिटर्न फाइल करना, उसकी कॉपी भी रखना। अच्छा, तो बच्चों आपको क्या लगता है, मान लो गवर्नमेंट ने 2009 2010 का मिस्टर एक्स से इनकम टैक्स लिया, इनकम टैक्स ले लिया मिस्टर एक्स ने, इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर दी, तो उसी साल इनकम टैक्स इस चीज की वेरिफिकेशन कर लेगा, सब कुछ करके ओके भेज देगा आपको? आंसर इज नो। बहुत ढीला डिपार्टमेंट है भैया। आपकी जो आज इस साल रिटर्न जा रही है ना, कोई बड़ी बात नहीं, वो 4 साल बाद खोल के चेक करेगा। अब आप सोचो, आपने आज रिटर्न भेजी, मान लो मिस्टर एक्स ने 2009-2010 में रिटर्न भेजी, और इसकी चेकिंग होगी 4 साल बाद। 4 साल बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई गलती लगती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है आ जाओ, सारी चीजें बैठ के डिस्कस करनी पड़ेंगी, वी विल हैव कप ऑफ कॉफी विद यू। हम बैठेंगे आमने सामने, डिस्कस करेंगे कैसे निकाला आपने। मिस्टर एक्स कहेगा अरे भाई साहब, 4 साल पहले की चीज कौन याद रखता है, हमें तो कल का खाया याद नहीं। बताना, क्या इनकम टैक्स आपकी बात सुनेगा? नो। बच्चों इनकम टैक्स एक्ट ने साफ साफ कह रखा है, जिस साल की भी रिटर्न भरते हो उस साल से लेकर आपको टोटल 6 इयर्स तक सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। कितने साल तक बताया मैंने? इनकम टैक्स एक्ट कहता है 6 इयर्स टिल 6 इयर्स फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी जिस साल की आपने रिटर्न भरी है उस साल के रिकॉर्ड आपको कितने साल तक मेंटेन करने हैं? आपको 6 साल तक उसके रिकॉर्ड सारे मेंटेन करने हैं। यानी 2009-2010 में आपने क्या करा, आपने रिटर्न भरी, उसकी सारी चीजें रखोगे अपने पास, अगले साल की फिर सारी चीजें रखोगे। यानी आप देखो तो मेरे पास किसी भी साल में पिछले 6 साल के रिकॉर्ड्स पड़े होंगे। क्या आपको नहीं लगता बहुत डिफिकल्ट है मेंटेन करना? आप खुद सोचो, एक नॉर्मल पर्सन के लिए कितना डिफिकल्ट है, एक कंपनी के लिए तो कितना कॉम्प्लेक्स होगा।
उसकी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस इतनी मोटी मोटी बनती है, और उसमें भी 6-6 साल तक के लिए प्रिजर्व करना, उसमें भी किसी के ऊपर आपकी कोई रीचेकिंग आ जाए तो उसको जब तक प्रिजर्व करना जब तक वो सॉल्यूशन ना हो जाए। तो डोंट यू थिंक ये बहुत लेंदी हो गया? आंसर इज यस। तो सर आप ये सब हमें क्यों बता रहे हो, हम इनकम टैक्स थोड़ी ना पढ़ते हैं। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, समझो। इनकम टैक्स एक्ट ने कहा इन डॉक्यूमेंट्स की आपको करनी है रिटेंशन। इसे क्या बोलते हैं? रिटेंशन करना, रिटेन करना। क्या करनी है आपको? इनकी रिटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बट इनकम टैक्स एक्ट ने ये नहीं कहा कि आप इन्हें फिजिकली रिटेन करो या ऑनलाइन रिटेन करो। भाई पहले तो मजबूरी थी कि ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं थी, लोगों को बड़े बड़े वेयर हाउसेस सिर्फ इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए रखने पड़ते थे, इतना खर्चा रखना पड़ता था। बट आज तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की वजह से आपके पास फैसिलिटी है, ऑनलाइन रख लो, याद करो, ऑब्जेक्टिव्स में यही बातें तो पढ़ाई थी। सर तो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है जी? मर्जी है, ऑफलाइन रखना चाहते हो ऑफलाइन रख लो, बट भैया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एम्पावर करता है, आप इन चीजों को ऑनलाइन रिटेन भी कर सकते हो। क्या बात समझ में आती है? यानी कि जो डॉक्यूमेंट ऑफलाइन और फिजिकल तरीके से 6-6 साल तक रखा जाना चाहिए था, आज मैं उसे ऑनलाइन मुश्किल से 5,000 रुपए की हार्ड डिस्क में रख सकता हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स जब मांगेंगे उनकी फिजिकल कॉपी प्रिंट करवा के ले जाऊंगा, ये लो जी। क्या कोई डाउट? या फिजिकल डॉक्यूमेंट, सॉरी, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भी फाइल कर दूंगा, पीडीएफ मेल से सेंड कर दूंगा, वो चेक कर लेंगे। ऐसा ही होता है बच्चों आज के टाइम पे। तो देखो कितना इजी और स्मूथ और टाइम कंज्यूमिंग चीजें, बट टाइम कंज्यूमिंग चीजें नहीं हुई, इफेक्टिव हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, टाइम इफेक्टिव हो गया। तो बच्चों हमें पढ़ना है ये रिटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन ऑनलाइन मैनर। क्या पढ़ना है? रिटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन ऑनलाइन मैनर। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, अगले 3 टॉपिक्स जो आज करने वाले हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। सर क्या कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, एक बार फिर बताओ। हाँ, कोई और एक्ट कुछ काम करने के लिए कहता है, कोई और एक्ट, जैसे इनकम टैक्स एक्ट ने डॉक्यूमेंट्स रिटेन करने के लिए कहा, और उनको हम रिटेन या फिर वो काम हम करेंगे थ्रू हेल्प ऑफ आईटी एक्ट। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट समझाना था। कहा इनकम टैक्स एक्ट ने करो, रिटेन करो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की हेल्प ली, ऑनलाइन रिटेन कर लिया। यानी 2 एक्ट्स का मिक्सचर है। किसी और हेल्प, किसी और एक्ट की नीड है, हेल्प आईटी एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर पहला तो यही कॉन्सेप्ट है जो पढ़ाया है। पहला कॉन्सेप्ट तो क्या है? रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। पहला तो कॉन्सेप्ट ही यही है। क्या है सर? रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। फिर से बताना, क्या आईटी एक्ट कह रहा है रिकॉर्ड्स में रिटेन करने के लिए? जल्दी बताओ, क्या आईटी एक्ट की रिक्वायरमेंट है? नो, रिक्वायरमेंट किसी और लॉ की है, पूरी आईटी एक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिखो, 2 बातें लिखेंगे। वेयर, जैसा कि आपको बताया, एनी अदर लॉ, वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स, where any law provides that document, कोई डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन shall be retained, को उसको रिटेन करना है, shall be retained for any specific period। मैंने आपको उस दिन भी कहा था सिंपल प्रोविजंस हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोविजंस हैं। इनको मैं इतना एग्जांपल ले लेके इसलिए समझा रहा हूं, मैं चाहता तो डायरेक्ट ये लिख सकता था। बट बच्चों ये आईटी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट देखा जाए तो साइंस के, कॉमर्स, कॉमर्स का तो लाइन ही नहीं है, साइंस की लाइन है ये, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लाइन है। इसलिए बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कत आती है इन चीजों को समझने में। तो मैंने कोशिश करी है कि सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू सब कॉन्सेप्ट समझाए जाए। मैंने इन एग्जाम्पल्स को खुद बैठ के बनाया है, कि एग्जाम्पल उनके ऊपर प्रोविजंस निकाले हैं, तब आपको समझा रहा हूँ, और आई गेस आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है ना? वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स मतलब किसी और लॉ की रिक्वायरमेंट है कि भैया इस डॉक्यूमेंट और इस इंफॉर्मेशन को रिटेन करो कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, और आप सच रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहे हो। कहां पे? सच रिक्वायरमेंट इज डीम्ड टू फुलफिल्ड।
उस रिक्वायरमेंट को हम पूरा मानेंगे, इज डीम्ड, सच रिक्वायरमेंट इज डीम्ड टू बी फुलफिल्ड इफ अंडर, सॉरी अंडर नहीं, सच रिक्वायरमेंट इज डीम्ड टू बी फुलफिल्ड इफ, बच्चों कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। आईटी एक्ट कुछ कंडीशंस देता है पूरी करने के लिए, वो कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। कितनी कंडीशंस हैं? 3। Such requirements shall be deemed to be satisfied if, अच्छा सॉरी ये तो लिखा ही नहीं कि ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। Such requirement is deemed to be fulfilled if it is retained in, if it is retained in e manner and, अब कंडीशंस पर आते हैं। एंड पहला, दूसरा, 3 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। कितनी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी बच्चों? 3। फिर से, रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स किसी और लॉ की रिक्वायरमेंट है, रिटेन करो। आईटी एक्ट कहता है हमारे पास रिटेन कर लो, 3 बातें पूरी कर देना। क्या क्या बातें? सुनो, दैट इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल, आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस, मतलब जब भी फ्यूचर में उसकी रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 4 साल बाद बुला लिया, आ जाओ जी डॉक्यूमेंट्स लेकर, आप उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर पा रहे हो, उनको यूज कर पा रहे हो। पहली कंडीशन ये पूरी कर देना, ठीक है। अगला, इट इज रिटेन्ड, सच इन्फो इज रिटेन्ड, सच इन्फो इज रिटेन्ड इन फॉर्मेट, आपने उसे उस फॉर्मेट में रिटेन करा है इन विच इट इज ओरिजिनली जनरेटेड, जहां पे जिस तरीके से वो ओरिजिनली बनाई गई थी, ओरिजिनली जनरेट करी गई थी, उसी फॉर्मेट में रिटेन्ड है। सच इन्फो इज रिटेन्ड इन अ फॉर्मेट इन विच इट इज ओरिजिनली जनरेटेड, जैसे उसे ओरिजिनली बनाया गया था उसी फॉर्मेट वो रिटेंशन पॉसिबल है। और थर्ड, द डिटेल्स ऑफ origin, destination, the details of origin, destination, date of dispatch / receipt is available, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड उसकी ओरिजिन डेट है, डेट ऑफ डिस्पैच, रिसिप्ट अवेलेबल है। आप देखो ना, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, इनकम टैक्स को फाइल करोगे इलेक्ट्रॉनिक मैनर में, क्या उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी? यस, हमें एक एसआरएन नंबर मिलता है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, कि इस एसआरएन नंबर से जब मर्जी ट्रैक कर लो ये डॉक्यूमेंट किस दिन भेजा, किस दिन पहुंच गया, एवरीथिंग। फटाफट इसको नोट डाउन करो, सॉरी मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकंड, तो बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, मैं इसे जूम आउट कर दे रहा हूँ। यहाँ से हमारा मेन कॉन्सेप्ट था, फिर से बता देता हूँ एक बार। रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है कि जी आपको किसी और लॉ ने रिक्वायरमेंट दी है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को या इंफॉर्मेशन को रिटेन करो, तो आप आईटी एक्ट की हेल्प से उस डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन को रिटेन कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक मैनर में। 3 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, वो फ्यूचर में एक्सेसिबल हैं, उस इन्फो को ओरिजिनल मैनर में ही रिटेन करा गया है, उसका डेट ऑफ ओरिजिनेशन, डिस्पैच, रिसिप्ट की सारी डेट आपके पास अवेलेबल रहनी चाहिए, जो कि रहती है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक मैनर में, राइट। स्क्रीनशॉट ले लिया। तो बच्चों इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे के भी जो 2 कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ, क्या रिक्वायरमेंट किसी और लॉ की, पूरी आईटी एक्ट करेगा, रिक्वायरमेंट किसी और लॉ की, पूरी आईटी एक्ट करेगा कुछ कंडीशंस के साथ, राइट। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर। अब नेक्स्ट बार बार बच्चों सेम कॉन्सेप्ट रिपीट करवाने का कोई मतलब नहीं है, उसी कॉन्सेप्ट पर आगे की बातें बेस्ड है। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? लीगल रिकॉग्निशन। वैसे तो आपको एक बात बताऊं, ये बातें ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स में क्लियर्ड हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ो तो यही सारे तो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव्स ही आईटी एक्ट के, आप पढ़ के देख लो। आईटी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? यही तो थे
बट कुछ कंडीशंस डाल दी हैं, उनके लिए ये टॉपिक अलग से पढ़ना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप याद करो, मैंने लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वहीं सिखा दिया था, बट यहाँ कुछ कंडीशंस भी डाल दी हैं, वो भी पढ़ लेंगे, इसलिए ये पढ़ रहे हैं। तो अगेन वही बात है, क्या आप लीगल रिकॉग्निशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को दोगे? क्वेश्चन ये है, क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लीगल रिकॉग्निशन मिलेगी? आंसर इज यस सर, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मनाही नहीं है। आईटी एक्ट उन्हें पूरे तरीके से लीगली रिकॉग्नाइज करेगा, बट अगेन कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। क्या है देखो सर, पूरी बात लिखेंगे। वेयर वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स, एनी लॉ का मतलब कोई और लॉ, वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स दैट info/document shall be provided, where any law provides that document info shall be provided in written, अगर कोई भी लॉ कहता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट इन्फो प्रोवाइड करना है इन रिटन, टाइप रिटन और प्रिंटेड फॉर्म में, अगर कोई भी लॉ आपसे ऐसी डिमांड कर रहा है और उसको आपने इलेक्ट्रॉनिक मैनर में प्रोवाइड कर दिया, तो हम उसको फुलफिल मानेंगे रिक्वायरमेंट को। where any law provides that where any law provides that info document shall be provided, ये provided है, where any law provides that an info is provided in tabulated form, then such requirement, उस requirement को हम पूरा मानेंगे, then such requirement is deemed to be fulfilled, such requirement is deemed to be fulfilled, उस requirement को पूरा माना जाएगा if provided in e form, if provided in ई मैनर, अगर आपने उसे ई मैनर में प्रोवाइड कर दिया, और कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। वो कंडीशंस कितनी हैं? यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, दोनों बता दो सर। दोनों बता देता हूँ। पहली, एंड सच इन्फो इज मेड अवेलेबल, सच इन्फो इज मेड अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, आपने उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक मोड में अवेलेबल करवा दिया। एंड सच इन्फो इज एक्सेसिबल, आपकी वो इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है। सच इन्फो इज एक्सेसिबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस। इसका आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताऊं? ऑलरेडी ये एग्जांपल, इसके ऊपर एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं, अभी बताता हूं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी बता देता हूं। सर पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल आ सकता है बच्चों, एमसीक्यू की फॉर्म में बिल्कुल आ सकता है। वो आपसे पूछेगा लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इन ई मैनर इज परमिसिबल इफ, और कंडीशन दे देगा 4, आपको बतानी पड़ेगी कौन सी 2 सही हैं। तो आपको लर्न होनी चाहिए कि 2 कंडीशन ही हैं। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आपको इसका एग्जाम्पल भी दिखाऊं? ऊपर ही है, देखो इसका एग्जाम्पल ऊपर कहीं है, यस ऊपर है। मैंने कहा था, मैंने चार्ट बड़ा सोच समझ के बनाया है। बताना, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो आरओसी आपको इशू करेगा, ये इलेक्ट्रॉनिकली इशू करेगा या फिजिकल कॉपी भेजेगा? बच्चों ये भेजेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, ईमेल के थ्रू। अरे भाई, जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही हमें डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज रहा है, क्या मुझे उसकी फिजिकल कॉपी प्रिजर्व करने की जरूरत है? क्या मैं उसकी फिजिकल कॉपी निकाल के यहाँ पे फ्रेम लगवाऊं? नहीं। अरे भाई, जब उसने इलेक्ट्रॉनिकली भेज दिया, उसे इलेक्ट्रॉनिकली रिटेन करो भैया, उसका इलेक्ट्रॉनिकली पूरा का पूरा लीगल रिकॉग्निशन लॉ मानेगा। फ्यूचर में मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन रेज करता है कि आपकी कंपनी कहाँ है, दिखाओ, मैं उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कॉपी उसे भेज दूंगा, देख मुझे लीगल रिकॉग्निशन दी है आरओसी ने इलेक्ट्रॉनिक सीओआई भेज के, देख इसे। क्या बात समझ में आती है? यस। तो फटाफट फिर से बता देता हूँ आपको। अगेन वही बातें बार बार मैं बता रहा हूँ आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। रिक्वायरमेंट कोई और लॉ की हो सकती है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट की है, कंपनीज एक्ट की है। आप पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्ट की हेल्प से कर रहे हो,
कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी है, वो कंडीशंस मैं आपको लिखवाए जा रहा हूँ। दैट्स इट, आपको कंडीशंस पढ़नी है। बहुत ही अच्छे, आगे चलते हैं। ये वाला तो पॉइंट अगर स्किप भी कर दें तो काम चल जाएगा, बट फिर भी लिख लेते हैं, 2 लाइनें लिखनी है बस। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर। बताओ जरा, अब इस बारे में भी सर पॉइंट लिखवाओगे? अरे बच्चों लिख लेते हैं, वैसे तो ऑब्जेक्टिव में ही लिखा है, बट फिर भी लिख लेते हैं भाई, मॉड्यूल में दे रखा है, ठीक है ना, कुछ छूट ना जाए। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, बताना क्या डिजिटल सिग्नेचर का लीगल रिकॉग्निशन है? हाँ सर, यही तो है, ऑब्जेक्टिव ही यही है। वेयर where any law provides that, वही बातें बार बार लिखनी पड़ रही हैं, where any law provides that any document slash info shall be authenticated, अगर कोई भी लॉ कहता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट स्लैश इन्फो ऑथेंटिकेट करना है, ऑथेंटिकेट मतलब सिग्नेचर लगाने हैं, shall be authenticated by affixing signature, मतलब किसी डॉक्यूमेंट को सिग्नेचर लगा के ऑथेंटिकेट करो। जैसे इनकम टैक्स एक्ट कहता है भैया रिटर्न में साइन करो, जीएसटी एक्ट कहता है रिटर्न में साइन करो, तो भैया इस रिक्वायरमेंट को पूरा मानेंगे। सच रिक्वायरमेंट, सेम लाइनें सेम बातें, सच रिक्वायरमेंट इज डीम्ड टू बी सेटिस्फाइड, सच रिक्वायरमेंट इज डीम्ड टू बी सेटिस्फाइड इफ, क्या कर दिया अगर आपने, सच इन्फो slash document is affixed by, such document slash info is affixed by digital signature certificate। सेम बातें, सेम कॉन्सेप्ट। फिर से बताओ, दूसरा लॉ कह रहा है जी क्या करो, सिग्नेचर करो। आईटी एक्ट कह रहा है ठीक है मैं सिग्नेचर ऑनलाइन कर देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना, मैं डीएससी लगा देता हूँ। इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है हर रिटर्न मेरे पास साइनिंग होके आनी चाहिए, पर्सन कह रहा है ठीक है मैं इलेक्ट्रॉनिक मैनर में डीएससी लगा के भेज देता हूँ। आरुषि कह रहा है भैया सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करके भेजना, हमने कहा ठीक है ई फॉर्म में डीएससी लगा देते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वायरमेंट किसी और लॉ की, लगा दिया डीएससी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है आईटी एक्ट की हेल्प से काम कर दिया, ठीक है। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतना ही है, यहीं तक है। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलें। अच्छा सर, क्या रूल्स रेगुलेशंस भी ऑनलाइन पब्लिश हो सकते हैं आजकल? जैसे आप देखते हो गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन निकालती है, या ड्यू जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई नोटिफिकेशन निकाल रहा है, कोई सर्कुलर निकाल रहा है बच्चों के लिए, ठीक है, क्या वो भी आजकल ऑनलाइन निकाली जा सकती हैं? यस, गवर्नमेंट कहती है, लॉ कहता है, आईटी एक्ट कहता है कि अब वो सर्कुलर नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मैनर में निकाला जा सकता है। यस, लिखो, नाउ it is possible to publish the, now it is possible to publish the rule, regulation, order, circular in इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा बच्चों, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी ऑफिशियल गैजेट क्या होता है, वैसे ही होता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वही ऑफिशियल गैजेट की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, या फिर इसे बोलते हैं ऑफिशियल गैजेट। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ऑफिशियल गैजेट क्या होता है, आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा होगा, ठीक है ना। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अलावा और भी एक्ट्स हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑफिशियल गैजेट क्या होता है, भारत सरकार का राजपत्र जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, जो ऑफलाइन आता है। अब चाहे तो गवर्नमेंट ई पब्लिकेशन भी कर सकती है, और बहुत अथॉरिटीज करती हैं। अब आप देख लो, एमसीए को कोई एमसीए को कोई नोटिफिकेशन निकालना है, क्या वो फिजिकली निकालती है? सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू कर देती है, क्यों फिजिकल हम खर्चा करें? तो बच्चों ये खत्म होता है हमारा सेशन आज का। ये एक्चुअल में पिछली क्लास के साथ ही कंटिन्यू करना था, बट एब्रप्टली खत्म होने की वजह से सेशन आज खत्म करना पड़ा। तो आप यहाँ तक के टॉपिक को पढ़ो, मॉड्यूल से भी पढ़ो,
नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए सेशन के साथ। आज के लिए बच्चों बाय बाय।